मेरा एक ट्यूमर का केस था जिसके कारण जी। मेरा ऑपरेशन हुआ था। जी। जब मैं क्लास 10th में आया था, हुँ, तो हुँ। ये मेरी स्थिति हो गई थी कि मुझे 10th में आने के बाद मुझे फिट्स पड़ने लगे। मैं ओके। जब स्कूल जाता था तो मेरा दूसरे-तीसरे पीरियड में बेहोश हो जाता था। हुँ, मेरे हुँ। पेरेंट्स को फ़ोन आता था कि अपने बेटे को घर ले जाओ, हुँ, लड़का हुँ। बेहोश हो गया स्कूल में। मैडम एक ऐसी बात बताऊँगा, जिस व्यक्ति को सड़क पार करते समय भगवान मिल गए हों, हुँ, और हुँ। वो भी हल्के-फुल्के नहीं, विष्णु भगवान, हुँ, हुँ। तो आपको टेंशन कैसी होगी? तो लोग मुझसे कहते हैं, यार कैसी बातें कर रहे हो यार, विष्णु भगवान तुम्हें कहाँ मिल गए? मैंने कहा भैया 16 साल की मेरी उम्र है, पता नहीं मेरे मन से आपके लिए दुआ निकल रही है। भैया ने बोला बोलो। मैंने कहा भैया 16 साल के बाद ना आप ना इस राज्य के बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे और हो सकता है आसमान में उड़ने लगो। हुँ, और हुँ। 16 साल के बाद मुझे पता चलता है कि वो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, जो आज हमारे प्रेजेंट डे सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी। ओके। हाँ, ये उनकी प्रेरणा रही। वाह! मैं अपने लाइफ में उनको भी बहुत अपना प्रेरणा स्रोत मानूंगा। Where there is a will, there is a way. ये सेइंग तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पर क्या हम इसे सच मानते हैं? क्योंकि जब तक कोई भी चीज हमारे साथ प्रैक्टिकली नहीं होती, हम अक्सर उस पर भरोसा नहीं करते। तो आज हम आपसे एक ऐसे शख्सियत को मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर अमित गोस्वामी जी की, जो विल एंड स्किल क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर से आज हम बात करेंगे और जानेंगे उनके लाइफ जर्नी, चैलेंजेस और अचीवमेंट्स के बारे में। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। गुड मॉर्निंग। हेलो सर। हेलो। तो सर सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे बचपन से, अपनी एजुकेशन कहाँ से की, कहाँ तक की। जी। सभी मैं अपने श्रोतागणों का और हमारे जो बीच में जेनिफर मैडम है, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने बारे में कुछ बताऊं उससे पहले कि आप लोगों ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है एक प्लेटफॉर्म पर आकर के आपसे बात करने के लिए। मैं अमित गोस्वामी हूँ। मेरा बर्थ प्लेस जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो एक जगह है वो काफ़ी फेमस एक टाउन है, एक जगह है, शहर है, वहाँ पे हुआ था। और मेरी स्टार्टिंग की एजुकेशन जो है वो लखनऊ के अंदर रही है। क्लास 8th तक मैंने अपनी स्टडीज़ को लखनऊ में ही किया है। और स्टेट फॉर्मेशन के बाद जब हमारा उत्तराखंड स्टेट बना तो हमारे फादर क्योंकि गवर्नमेंट में थे, उन्होंने स्टेट के लिए ऑप्शन दिया, तो हम लोग 2001 से उत्तराखंड आ गए थे। और 2001 से लेकर के मैंने अपने 9th 10th और 11th 12th जो अपनी स्कूलिंग है वो देहरादून आने के बाद करी है। यहाँ पर मैं इनिशियली जीआईडी एकेडमी में पढ़ा, फिर 11th और 12th मैंने अपना केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी से किया। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो रहा है वो डीएवी पीजी कॉलेज है देहरादून में, वहाँ से मैंने अपना बीए कंप्लीट किया था। और उसके बाद कुछ इस तरीके के समीकरण बने, क्योंकि जैसा कि आपको मैं बताऊंगा कि मैं सिंस चाइल्डहुड एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट रहा हूँ, पर्सन रहा हूँ। चैलेंजेस रहे हैं मेरे को, क्योंकि जब मैं ये था कि 2.5 साल की मेरी एज रही थी, उस समय मेरा ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था ब्रेन में, जिसके कारण क्या था कि पेरेंट्स काफ़ी चिंतित थे। हमारा काफ़ी लखनऊ में काफ़ी डॉक्टर्स को चेकअप कराया गया, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद पता चला कि इनका ऑपरेशन नीडेड है। और एम्स दिल्ली में मेरा 2.5 साल की एज में ऑपरेशन हुआ। तो एम्स दिल्ली में जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद मेरी राइट आई जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं 100% विजुअली इम्पेयर्ड हो गई, मतलब आँख उसकी रोशनी चली गई। लेफ्ट आई में मेरा एक सर्टेन विजन बचा, जो डॉक्टर्स ने कहा कि पेरेंट्स को बोला था कि ये लड़का इसके सहारे काम कर सकता है, इसका लॉस नहीं होगा, ये डिटोरेट नहीं होगा। लेकिन अब ये कितना पढ़ पाएगा, कितना नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि लड़का नेचुरली ब्लाइंड नहीं है, नॉर्मल बाय बर्थ जो होता है विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है। ये ना तो नॉर्मल है ना तो ये डिफरेंटली एबल्ड है, तो इसका माइंड कुछ नॉर्मल की तरह करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिजिकली इसका शरीर अलाउ करेगा नहीं करेगा नहीं पता। तो ये था कि लड़का अक्षर ज्ञान भी कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। इस उद्देश्य के साथ अब डॉक्टर ने जब ऑपरेशन के बाद मेरे पेरेंट्स को ये बात बोली थी, लेकिन मुझे लखनऊ में एक छोटे से स्कूल में डाला गया, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। लेकिन ऊपर वाले की कहिए एक ब्लेसिंग कह लीजिए, या पेरेंट्स की या मेरे टीचर्स की गाइडेंस कह लीजिए, कि मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे व्यवहार की जो शक्ति है, यानी तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो बात करने का तरीका है, तुम्हारा लोगों के साथ एक अटैचमेंट का जो तरीका है, वो तुम्हारी ताकत है। क्योंकि जब मैं स्कूल जाता था बचपन में, मुझे लगता था कि मेरे दोस्त साइकिल चलाते हैं, मेरे दोस्त ऐसा करते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाता। तो मेरे आस पड़ोस के लोग मुझसे कहते थे, अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुमने एक चीज गौर करी होगी, जब चिड़ियाघर गए थे पिछले बार, मैंने कहा क्या, कहते हिरन दौड़ रहा था, चिड़िया उड़ रही थी। अब चिड़िया दौड़ क्यों नहीं रही थी, हिरन उड़ क्यों नहीं रहा था। ये बातें जब मुझे कही जाती थी तो मेरे को कभी ये एहसास ही नहीं हो पाया कि मुझ में कुछ कमी है। मैं स्कूल जाता रहा, लखनऊ से अपनी स्कूलिंग करी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देहरादून आने के बाद भी अपनी स्कूलिंग करी, फिर ग्रेजुएशन यहाँ से किया। उसी बीच में मेरे को एमबीए करने के लिए प्रेरणा मिली कि आप एमबीए की तैयारी करो, तो मैंने 1 साल
करियर लॉन्चर है, यहाँ से अपनी कोचिंग करी और उसके बाद मेरा दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो गया। जब श्रीराम कॉलेज में एडमिशन हुआ तो तब पेरेंट्स पहली बार डरे हुए थे, उनको लगा कि लड़का देहरादून से दिल्ली कैसे जाएगा, अकेले ये कैसे रहेगा। मेरे एडमिशन के बाद मेरे परिवार में ही एक शादी थी। वो शादी में जब मैं मैडम गया तो आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ पे मुझे कुछ घर परिवार के रिश्तेदारों ने कहा, बेटा दिल्ली में अगर फीस जमा नहीं करी तो एडमिशन मत लेना, क्योंकि दिल्ली भागता दौड़ता शहर है, वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई की तुम्हारी मदद नहीं करेगा, पेरेंट्स देहरादून रहेंगे तो कैसे पढ़ाई कर पाओगे, अभी मत जाओ तो मत जाओ। ये बातें कह करके मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेट तो फील हुआ, लेकिन फिर भी मन में यही उत्साह रहा कि इंडिया का नंबर 1 कॉलेज, कॉमर्स का कॉलेज जिसका इतना नाम है देश दुनिया में, वहाँ मेरा एडमिशन हो रहा है, मुझे मौका मिल रहा है, मैं जा नहीं रहा हूँ। मैंने अपने पापा से पूछा, मेरे पापा ने कहा बेटा नहीं, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव टू चूज द वे, आपको अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा, हम जो सपोर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। और मैंने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया। मैंने जब कॉलेज में गया तो वाकई मुझे शुरुआत के 1-2 दिन लगा कि जो मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं बात सत्य है, कि दिल्ली भागती दौड़ते लोगों का शहर है, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगा, फिर वही वाली बात याद आई बचपन में जो मुझे किसी ने कही थी कि हाथी या जो हिरन है वो दौड़ता है और चिड़िया उड़ती है, दोनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो मेरी जो ताकत है, मेरी जो शक्ति है, यानी मेरा व्यवहार, या मैं किसी के लिए जो कर सकता हूँ वो मैं करूँ तो दूसरा मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। इस स्वभाव को मैंने वहां पर भी आजमाया। मैं दिल्ली के श्रीराम कॉलेज के हॉस्टल में रहा और कॉलेज में अकेले रह करके मैंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया। मुझे मेरे सीनियर्स ने, मेरे जूनियर्स ने, मेरे टीचर्स ने, सभी फ्रेंड्स ने, सबने मेरा गाइड किया। जब मैं दिल्ली से देहरादून आता था या देहरादून से दिल्ली जाता था, मुझे सड़क पार करने की अगर क्षमता नहीं होती थी तो मैं सड़क पार करते समय कोई भी अजनबी व्यक्ति, चाहे कोई लड़का हो, लड़की हो, कोई रिक्शा पुलर हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, चाहे पुलिस वाला हो, मैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट करता था हम्बल वे में कि सर या मैडम प्लीज आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो पूछते थे कैसे, मैं कहते थे बस मुझे सड़क पार करा दीजिए। जिसने मुझसे सड़क पार कराई उनका धन्यवाद करता था, बड़े हुए तो उनके पैर छूता था, छोटे हुए तो हाथ मिला करके मैं आगे बढ़ जाता था। कई बार मुझे इस जर्नी में एक बार एक रिक्शे वाले ने पूछा, एक बार एक ऑटो वाले ने पूछा, भाई साहब आप मुझे सर क्यों कह रहे हैं, आप तो सूटेड बूटेड आदमी हो यार, आप तो बड़े खानदान के लग रहे हो, आप हमें सर क्यों कह रहे हो। तो मैं पलट करके ये बोलता था कि सर हम किसी को पदवी से नहीं बोलते, सर हम किसी को सम्मान से बोलते हैं, जिसके प्रति हमारे दिल में इज्जत होती है, और जो हमसे एक गुण, एक लेवल हमसे अप होता है उसका हम सम्मान करते ही करते हैं। तो वो बोलता था अजी कैसी बात कर रहे हो साहब, हम ऑटो ड्राइवर, रिक्शा पुलर, कूड़ा उठाने वाले, हम आपसे कैसे अप हो गए। मैंने कहा आप में वो हुनर था जो मुझे शायद कम था। वो बोलते थे कैसे, मैं कहता था सड़क के उस पार जब मैं खड़ा था ना, मेरे जेब में भले ही पैसे हो, मेरे पास भले ही डिग्रियां हो, लेकिन सड़क पार करने की शक्ति मेरे में नहीं थी। आपने मेरा साथ दिया, मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ चला हूँ। तो अगर मुझे मंजिल जिंदगी की मिलेगी तो उसमें मेरा सहारा जो आप बने हो ना, वो जिंदगी भर याद रखोगे। और ये कहकर के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बिल्कुल सर, ये बात सच है कि जब हमारा नेचर पॉजिटिव होता है तो हमारे आसपास के लोग भी हमारे प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही करते हैं। दैट इज वेरी ट्रू। वेल सर, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगी। जैसे आप टाटा मोटर्स जैसे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें जॉब कर चुके हैं, तो जब हम एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या चैलेंजेस आते हैं मेजर, आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया। और मैं ये भी जानना चाहूंगी क्या प्राइवेट कंपनीज में एक्सेप्टेंस है पर्सन विद डिसेबिलिटी की। तो मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे मैं आपको बता ही रहा था, तो श्रीराम कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैंने टाटा मोटर्स पंतनगर को, हाँ मैं कहूँगा कि मेरी फर्स्ट जो ज्वाइनिंग हुई है वो टाटा मोटर्स पंतनगर में हुई थी। मैंने वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया था क्योंकि मैं इंटर्नशिप वहाँ कर चुका था। तो जब मैं वहाँ जॉब करने के लिए गया, क्योंकि उत्तराखंड में ही वो प्लांट था, उस कंपनी में मैंने 2 महीने इंटर्नशिप करी थी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस इनिशियली रहा, तो ये नहीं कहूँगा कि एक्सेप्टेंस डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स की नहीं है, बट हाँ ये बात सत्य है। क्योंकि होता क्या है कि एक नजरिया जो बना हुआ है, लोगों का माइंडसेट है, उसमें ये कहा जाता है कि लाइक मेरा ही केस था। जैसे मैं इनिशियली कंपनी में गया, मैंने ज्वाइन किया, मुझे साल 6 महीने काम करने का जो मौका मिला, तो बहुत सारे असाइनमेंट्स में, लेकिन एक नजरिया बैक इन द माइंड लोगों के रहता था। भले ही मेरे से उनका व्यवहार अच्छा था, मदद सब करते थे, कोई मेरे को डिस्क्रिमिनेशन का भाव नहीं देता था, लेकिन जब कभी प्रेजेंटेशन का, जब कहीं मीटिंग्स में जाने की बात आती थी तो वहां पर लोगों को डिस्कम्फर्ट सा फील होता था। ऐसा लगता था कि कोई डर, अंदर का डर कह सकते हैं, कि सामने वाला व्यक्ति कहता था अमित जी आप रह दीजिए, आप अपने सिस्टम पे बैठ लीजिए, आप मीटिंग का हिस्सा ना बनिए, कैसे कर पाएंगे, आप अकेले कैसे जा पाएंगे, इस तरीके की बातें अंदर ही अंदर आती थी।
फिर क्या हुआ कि फिर भी मैं अपने इनिशिएटिव ले रहा था, मुझे कुछ मैनेजमेंट के लोग थे सपोर्ट कर रहे थे, मेरे द्वारा कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए थे जो कि टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसेज में इंडिया के जितने भी हमारे टाटास के प्लांट थे वहां तक भी लोग उसको अप्रिशिएट करते थे। इन सब के बावजूद लगभग जब मेरा साल भर का पीरियड पूरा हुआ और हमारा मैनेजमेंट चेंज हुआ, तो जो नए मैनेजमेंट आए उनके सामने मेरा एक लेटर भेजा गया था कि क्या इस लड़के के लिए हम रिकमेंडेशन कॉर्पोरेट में भेजें कि जब ये 1.25 साल से काम कर रहा है और मेहनती है और अपने दम पे आता है जाता है अपने काम कर लेता है, तो इसको परमानेंट किया जाए। लेकिन उस समय हमारे जो, अब मैं ऐसे नहीं कह सकता प्लेटफॉर्म पर, एक सीनियर मैनेजमेंट के व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा बुला करके, कहा अमित जी हम ये लेटर नहीं लिख पाएंगे। मैंने कहा सर क्यों, क्या कारण है? तो जस्ट एक छोटी सी बात उन्होंने कही कि अमित जी इस फैक्ट्री में 7,500 लोग के आसपास काम करते हैं, ये फैक्ट्री लोकेशन है, साइट लोकेशन है, परमानेंट करना आपको थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि आप डिफरेंटली बिल्ड हो, आप जब तक हो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, काम करना चाहो करते रहो, लेकिन परमानेंट तो हम आपको नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने ये बात जब मुझसे कही तो थोड़ा सा चिंता सी तो हुई, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आती है बात लीडरशिप की। क्योंकि उसी दौरान मेरे फ्रेंड्स से बातचीत हुई, जो कि मतलब कहूंगा कि मेरा उसी समय थ्रू एक्सेस इंडिया जो हमारा ब्लाइंड्स के लिए प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू कहीं से कनेक्ट हुआ था। वो IIM लखनऊ से MBA करके गया है, वो लड़का 100% ब्लाइंड था उस समय, और उसका नाम विशाल जैन करके था, और उसने IIM अहमदाबाद से या IIM अहमदाबाद IIM लखनऊ से, हाँ शायद IIM लखनऊ से MBA किया था। उसका टाटा मोटर्स कॉर्पोरेट में हायरिंग हुई, और उसकी जिसने हायरिंग करी थी, जो सीनियर मैनेजमेंट के हमारे व्यक्ति थे, उन्होंने इंटरव्यू बोर्ड में कहा था, उस लड़के की जुबानी उसने मुझे बताया है कि यदि ये लड़का सेलेक्ट नहीं होगा तो मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगा, या यूं कह लीजिए कि मैं इस कमेटी का पार्ट तभी बनूंगा जब आप इस लड़के को सिलेक्ट करिए। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लीडरशिप कि हम कैसा बिलीव कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को लेकर के ना एक गलत धारणा है, लोग सोचते हैं कि यार ये नहीं कर पाएगा, तो जो एक सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पीछे एक रहता है डर ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और दूसरा, मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करूंगा मैम, जो लोग हमारे कम्युनिटी के सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, जो लोग आगे आ रहे हैं, जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या वो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोगों का डर हमें मिटाना है कि हमें दिखाना है, कर दिखाना है। आप यूट्यूब में कई जगह पे वीडियोस देखते होंगे, डिफरेंटली एबल्ड पर्संस एवरेस्ट तक फतेह कर जाने, बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं है। मौका मिलेगा सब करेंगे, जिंदगी आसान हो सकती है, लेकिन हाँ समाज का नजरिया अभी भी काफी हद तक बदलने की जरूरत है। मतलब एक मौका देने की जरूरत है, मौका देने की जरूरत करेंगे कि नहीं, पहले ट्राई तो करो, मौका ट्राई तो करो, मौका देने की जरूरत है। Well, moving forward with the concept will and skill creation. जी जी। तो हम जानना चाहेंगे सर, will and skill क्या है, इसका आइडिया कैसे आया और इसका नाम will and skill क्यों है? ये मैम बस एक ऐसा ही कुछ कह लीजिए, कहते हैं ना कि एक बहुत सुंदर सा गीत है, आपने हम सब ने सुना है, गजल है, उसकी 2 लाइन मैं कहूंगा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हर कोई अपनी लाइफ की स्टोरी बनाए बैठा होता है कि मेरा लाइफ टाइम पे सेटल हो जाए, या तो मैं IAS बन जाऊं, PCS बन जाऊं, या टॉप कॉर्पोरेट में चले जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, सर्टेन एज में मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाए, अच्छा सा पैकेज मिल जाए, फिर शादी हो जाए, फिर एक रूटीन लाइफ जो है अपनी सबकी सेट हो जाए, मैं घूमने जाऊं, मैं फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करूं, सब कुछ करूं। तो ऐसे ही एस्पिरेशन जब दुनिया में सबके होते हैं तो मेरे क्यों नहीं होंगे, यही सोच कर मैं भी आगे चल रहा था। अब क्या हुआ कि जब टाटा मोटर्स में मैंने काम किया 1.5 साल, और 1.5 साल काम करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जब ये लगा कि मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हो सकता, परमानेंट नहीं हो सकता, और थोड़ा डिसहार्टनिंग मन में फीलिंग आई, तो मैंने जब जॉब छोड़ी, तो मैंने उसके बाद, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड में एक इंटरेस्ट आ चुका था, जब मैं टाटा मोटर्स में था HR में, HR CSR डिवीजन उनका देख रहा था, तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं ट्रेनिंग के फील्ड में पैशनेट हूँ, तो क्यों ना मैं उस एरिया को अपना करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ूं। तो ये करने के नाते मैंने टाटा मोटर्स रिजाइन करते समय एक डिप्लोमा कोर्स है दिल्ली में, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनका एक डिप्लोमा कोर्स होता था, उसे ज्वाइन कर लिया। अब वो डिप्लोमा भी मैं कर रहा था, क्लासेस भी उसके अटेंड करने यहाँ से दिल्ली अप डाउन करता था। टाटा मोटर्स में भी जब मैं था तब भी मैं कुछ सेमेस्टर्स की क्लासेस वहाँ से अटेंड करने गया, फिर देहरादून आने के बाद गया, और डिप्लोमा करते करते मैंने आपका निस्बर्ड एक संस्थान है भारत सरकार का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, उनका देहरादून में एक रीजनल ऑफिस था, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट के नाते वहाँ पर अपना एक जॉब ज्वाइन करी। वैसे तो मैं प्रोजेक्ट इंटर्न था, लेकिन वहाँ पे हमारी जो रीजनल हेड मैडम थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप एज अ इंटर्न भी काम करो और हमारे यहाँ एज अ एम्प्लॉय भी काम करो,
तो Okay. उनके साथ मैंने 16 महीने का समय वहाँ भी गुजारा। Okay. और हम लोग शहर-शहर में जा करके देहरादून से निकल के बाहर-बाहर अलग-अलग जगह जाकर लोगों को उद्यमी बनने की ट्रेनिंग दे देते थे। Mhm. कई कॉलेजेस में, कई संस्थानों में जाकर के हम कहते थे कि उद्यमिता के क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। Okay. ये करते दौरान मैंने अपना डिप्लोमा भी कंप्लीट किया और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, Mhm. वहाँ से दोबारा एमए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स को ज्वाइन कर लिया। Okay. पढ़ने की इच्छा थी, Mhm. कर रहा था। Mhm. वाकया ये हुआ कि मैम जब मैं आईएसटीडी का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करके आगे बढ़ा, उसी बीच में मैंने भारत सरकार का एसएससी का एग्जाम भी क्वालिफाई किया Okay. और ऑलमोस्ट मेरी नौकरी लगी गई थी। Mhm. और ये एस्पिरेशन थी कि मुझे किसी और अच्छे बेटर जॉब के लिए गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए, कॉर्पोरेट के लिए ट्राई करना चाहिए। Mhm. उसी बीच में मैं 2-3 जगह इंटरव्यू दे रहा था। Okay. एक टेलीफोनिक इंटरव्यू ने मैं मेरी जिंदगी रातों रात बदल दी। हुआ क्या कि मेरा एक इंटरव्यू हुआ Mhm. और मेरा रिकमेंडेशन उस कंपनी के टॉप सीएचआरओ ने, जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स अफसर हो सकते हैं, उस लेवल के एक व्यक्ति ने अपने टीम को बोला था कि देहरादून से एक अमित गोस्वामी है, मेरा नंबर दिया था, मेरा बायोडाटा दिया था, उसका एक टेलीफोनिक राउंड पे इंटरव्यू ले लो Mhm. और होगा अगर कैंडिडेट सूटेबल लगेगा तो आप उसको बुला करके जॉब दे भी सकते हो। जी. बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी थी। Mhm. क्योंकि जिन्होंने मेरा रिकमेंडेशन दिया था उनको मैं होटल अशोका में दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में मिला था। Mhm. मैं वहाँ पर अकेला स्टूडेंट गया था, बाकी तो बहुत टॉप लेवल कॉर्पोरेट्स के लोग आए थे। Mhm. तो जिस व्यक्ति ने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पहला, दूसरा, तीसरा जो 2-3 सवाल थे जो मुझे पूछे, उन्होंने मेरी लाइफ को मैं हमेशा के लिए बदल दिया। शायद मैं आपका समय ले रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाहूँगा। बिल्कुल, ज़रूर बताइए. उन्होंने क्या कहा कि अमित जी आपका रिकमेंडेशन हमें बहुत टॉप लेवल से मिला है, Mhm. तो लग रहा है कि आपका प्रोफाइल पढ़ करके कि आप एक पोएट रहे हो, आप एक डिबेटर रहे हो, आप एक अच्छे वक्ता हो, जो भी हो, Mhm. लेकिन आपके प्रोफाइल के अंदर नीचे लिखी हुई लास्ट लाइन है, Mhm. उसको पढ़ करके मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूँ कि सुबह उठते हो तो तैयार कैसे होते हो? Mhm. तुम्हें कपड़े कौन पहनाता है? तुम नहाते कैसे हो, तैयार कैसे होगे और ऑफिस कैसे आओगे? अगर तुम्हें हम यहाँ से बेंगलोर बुलाएं या कहीं और बुलाएं तो तुम ट्रेन या प्लेन में कैसे चढ़ोगे, कैसे उतरोगे? Mhm. जब ये बातें उन्होंने पूछी ना तो लिटरली अंदर की एक आवाज आई, जिस आवाज ने मुझ में ये एहसास कराया कि अमित क्या तुम पढ़ लिख करके आज इतना कोर्स करके ये सवालों के जवाब देने के लिए बने हो? कि लोग सामने वाला पूछ रहा है तुमसे कि 22-24 साल, 25 साल की उम्र में क्या, बेसिक हाँ, चीज़ें कि पूछ तुम्हें रहे हैं. बेसिक नहीं आ रही है, तुम सड़क कैसे पार करोगे? ये बात थी और मैं अपने घर में लौट करके गया और क्योंकि मैं निस्बड़ में तो काम कर ही रहा था, उद्यमिता का कुछ कीड़ा मेरे अंदर भी जाग चुका था। जी. मैंने पापा से बोल दिया कि पापा मैं नौकरी नहीं करूंगा। पापा ने बोला क्या करोगे फिर? मैंने कहा पापा मैं उद्यमी बनूंगा। और वहीं से मेरे मन में एक विल एंड स्किल क्रिएशन का जो ये अंदर की जो चाहत थी, वो कंसर्न थी, कॉन्सेप्ट वो उजागर होने लगा। हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंपनी के लिए जब मैंने आवेदन किया अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूंगा, तो मैंने ऐसी सर्च किया, मेरे बड़े भैया ने गाइड किया, तो ये मेरे बड़े भाई का दिया हुआ नाम है जिनके लिए मैं थैंक्स करूंगा। Okay. बहुत अच्छा उन्होंने मेरी कंपनी को नाम दिया और भारत सरकार से हमें इस नाम का अप्रूवल पहले राउंड में मिल गया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम विल एंड स्किल क्रिएशन होगा। अब वो हमारी पर्सनैलिटी, हमारी लाइफ से भी रिलेट कर गया तो बात अलग है। Mhm. बहुत सुंदर सा नाम था कि विल यानी आपकी इच्छा शक्ति, स्किल यानी आपका हुनर। जी. और हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की नींव रख दी उत्तराखंड के अंदर। Mhm. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना तो शुरुआत में लोगों को लगा कि ये क्या करेगा। हम्म. मैं आपको बताऊंगा जो विल एंड स्किल क्रिएशन है, ये मेरा एक स्टार्टअप है 2015 से। Mhm. हम लोग उत्तराखंड स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, मोस्टली वर्किंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, Mhm. स्कूल कॉलेजेस और आपका कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हम लोग काम करते हैं। Mhm. हम लोग बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड में हैं। Okay. अगर हम कह लें कोई एम्प्लॉय जब अपनी जॉब को ज्वाइन करता है तब से लेकर के रिटायरमेंट तक Mhm. जो रूल्स रेगुलेशंस, जो वर्किंग प्रोसीजर्स हैं जिन पर उसको काम करना होता है, उन सारे एरियाज में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। स्किल डेवलपमेंट की हम ट्रेनिंग कराते हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट कराते हैं। Mhm. और उसके साथ साथ हम लोग गवर्नमेंट के कंसल्टेंट भी हैं। लाइक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बनती है, रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, उसमें बनाने में सहयोग करना, या यूं कह लीजिए अगर कोई रूल रेगुलेशन बना है तो उसका लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना, बायलैंग्वेज ट्रांसलेशन करना, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। हम्म. अभी हमारा सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट UC. यूसीसी रहा है, जी. यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अब हमारे उत्तराखंड सरकार में लागू किया है। Mhm. तो उसका अंग्रेजी से हिंदी ड्राफ्ट हमारे संगठन ने तैयार किया है। बहुत बड़ा. तो ये जर्नी रही है हमारी। Congratulations, थैंक of यू मैम, course. थैंक यू मैम। Okay. क्या आप लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी इंक्लूड करते हैं? हाँ जी मैम, अगर जैसे हमें कोई सहयोग मिलता है, हम लोग हम्म. काफ़ी कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहे हैं जिनको लाइक मोटिवेट किया है मैंने। कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे भी रहे जिनको मैंने इनिशियल लेवल पे ग्रेजुएशन करने के बाद काफ़ी हद तक गाइडेंस भी करी। मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने सिम्बोसिस तक उसका एडमिशन करवाया, कॉर्पोरेट में प्लेसमेंट करवाई, तो उसका मैं
हमेशा से मेंटर रहा, और आज की डेट में भी मेरा एक ओपन रहता है कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, या नॉट ओनली विजुअली इम्पेयर्ड, किसी अदर डिसेबिलिटी एनी का भी है, डिसेबिलिटी। हाँ किसी को भी है, तो वो लोग मेरे पास आते हैं, कोई पर्सनल गाइडेंस लेने आता है, हम गाइडेंस हम्म, देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, हम्म, और प्लेसमेंट्स के लिए भी मैं कंपनी में पिच इन करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर वो सूटेबल हो सकता है, उनका प्रोफाइल भिजवाना, आगे देना। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी भी कॉर्पोरेट में थोड़ा-सा हिच है, हम्म, नौकरी को देने को लेकर के। हम्म, लोगों को लगता है, और बहुत सारे लोग ऐसा है कि एग्ज़ाम देकर के गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन जाते हैं, गवर्नमेंट में क्योंकि एक अच्छा रिज़र्वेशन मिल जाता है, ठीक-ठाक है, जो भी है, जी। उससे आगे बढ़ जाते हैं। हम्म, लेकिन अभी भी हमारे समाज को थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है, जरूर। और बाकी हमारे लायक जो सहयोग है, हम तो करना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो बिल्कुल, अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो बिल्कुल। व्हाट इज द हाँ, ऑप्शन? तो मेरा ऑप्शन, हमारा कंपनी का नाम है विल एंड स्किल क्रिएशन। आप लोग कभी इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बाकी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता ही देता हूँ, वैसे मैं एक अपना नंबर दे देता हूँ, आप लोग नोट कर लें, 9634559780। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम बता करके। मैं जो सहयोग होगा, जो भी मेरे से हेल्प बनेगी, वो मैं करने की कोशिश करूँगा। बाकी अदर डिटेल्स मेरे ऑफिस के बारे में, कंपनी के बारे में, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल। यस, तो टू द लिसनर्स, अगर आप कांटेक्ट कर भी रहे हैं तो पहले इनके कंपनी के बारे में जान लें। अगर आपको लगता है कि आप सुटेबल हैं इस चीज़ के लिए, तब जाके ही सर को कांटेक्ट करें। बिल्कुल। सर, जैसे किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले चैलेंजेस आते हैं, जी, ऑफ कोर्स। जी। तो जब आपने विल एंड स्किल क्रिएशन स्टार्ट किया तो क्या मेजर चैलेंजेस आए? हो सकता है एक्सेसिबिलिटी, जो भी, व्हेन वी आर पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐसे चैलेंजेस फेस करते हैं, तो क्या मेजर चैलेंजेस आए सर? मैम, मेजर चैलेंजेस ये आते हैं कि हमारा लाइक, चाहे एक स्टार्टअप रहा हो, या लाइफ में हमारी पर्सनल अपनी खुद की भी एक्सेप्टेबिलिटी। जी। देखिए, जो ये हमारा आज का प्रेजेंट डे का वर्ल्ड है ना, ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। जी। इतना कॉम्पिटिटिव है कि हमारी, अगर हम अपनी नेटवर्थ, अपनी वैल्यू को समझें, तो हमारी वैल्यू, मैं अगर आपको एक व्यक्तिगत रूप से बताऊं, तो हमारी वैल्यू सिर्फ एक किसी शोरूम में रखे हुए वो खिलौने या टॉय या किसी नमकीन या बिस्कुट के पैकेट से ज्यादा नहीं है, जो कि डिस्प्ले मार्ट पे लगा हुआ है। इट्स द कस्टमर चॉइस कि वो कौन सा पैकेट उठाएगा। अब आप किसी मॉल में जाते हैं, आप पर्टिकुलर किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अच्छा है तो बाकी के सारे बेकार हैं। उसकी सेलेब्रिटी ज्यादा है, उसकी प्रेजेंस कहाँ पर रखा गया है, किस लेवल पर रखा गया है, किस ऑफर के साथ वो आ रहा है, इन सब चीजों के कारण उसको लोग परचेज करते हैं या अट्रैक्शन बन जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि जब ये टोटली वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव है, तो उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम लोग कितना अपने आप को तैयार करे हुए हैं, क्या हमारा इनोवेटिव आइडिया है। क्योंकि देखिए, सबको सक्सेस नहीं मिलती, ये भी हार्डकोर ट्रुथ है। 100 लोग तैयारी करते हैं, 50 लोग आगे बढ़ते हैं, 10 लोग इंटरव्यू में जाते हैं, सिलेक्शन 2 का होता है। ये तो हार्डकोर ट्रुथ है। तो हमें ये चिंता नहीं करनी कि हमारा नहीं होगा, हमें अपना बेस्ट प्रयास देना है, माइंड में आइडिया क्लियर करना है। जैसे लाइक मेरा विल एंड स्किल क्रिएशन है, जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो इसके अच्छे दिन और इसके अच्छे बुरे दिन, अच्छे के साथ साथ बुरे दिन, यानी कि ये कंपनी चलेगी तो कैसे चलेगी, नहीं चलेगी तो क्यों नहीं चलेगी, कितना मैं बेटर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नया कर सकता हूँ, ये सब कुछ मुझे अपने माइंड में मैप बनाना पड़ा। तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे खड़ा हुआ। क्योंकि जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, मैं आपको यकीन से बताऊंगा कि जब मैं डिपार्टमेंट्स में जाता था यहाँ गवर्नमेंट के अंदर, और कहता था कि मैं एक ट्रेनिंग के फील्ड में आया हूँ, मेरी एक कंपनी की स्टार्टअप हुई है, मैंने ऐसा कुछ काम किया है, तो लोग मुझे देख करके हंसते थे कि 26-27 साल का बच्चा या लड़का बोल रहा है कि हम सरकार में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराएंगे, ये कैसा मजाक है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये कैसे कर लेगा, क्या नहीं कर लेगा। बहुत तरीके के चैलेंजेस मुझे आते थे। लेकिन मुझे लगा कि सर, एक बार अगर आप मौका दोगे ना, तो डेफिनेटली कुछ करके दिखाऊंगा। और वो जो मेरा कॉन्फिडेंस कह लीजिए, मेरा बात करने का तरीका कह लीजिए, जो व्यक्ति जिसने मुझे पहली बार मौका दिया ना, उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा, स्टडी किया होगा, और वो पहला मौका मेरे लिए एक दिशा बन गया। तभी हमें एक से दूसरा, दूसरे से चौथा, चौथे से आठवां, ऐसे हमारे संगठन जुड़ते चले गए, कंपाउंडिंग होते चले गए, और आज हम 4,500-5,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। बहुत बड़ी अचीवमेंट। और कई हमारे, कहा जाए कि जितने सिविल सर्वेंट्स हैं हमारे, लाइक जितने हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो उनके भी थैंक्स करना चाहूंगा, जितने फाइनेंस, लॉयर, जितने भी हमारी जुडिशरी के अलग अलग फील्ड के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनको भी मैंने अपने रिसोर्स पर्सन की तरह जोड़ा है, उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि विल एंड स्किल अगर आगे बढ़ रहा है ना, तो सिर्फ आप ही लोगों की बदौलत। क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमारा बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लाइक जैसे मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फील्ड में हूँ, तो मुझे 2 चीजों का ध्यान रखना है कि जो मेरे यहाँ पढ़ाने आ रहे हैं, यानी मेरे रिसोर्स पर्सन, वो किस लेवल के हैं, और उनका मैं सम्मान पूरा करूँ,
क्योंकि उनको मैं रेगुलर बुलाता हूँ, वो मेरे लाइक कहा जाए इनविटेशन को रोज स्वीकार करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के अपना ज्ञान देते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो उनका थैंक्स करता हूँ। और जो मेरे डियर पार्टिसिपेंट्स आते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन उनको नॉमिनेट करता है, हमें उन सबका एक सामंजस्य बना करके चलना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, आई नो माई कस्टमर, आई नो माई सपोर्टिंग स्टाफ, अगर मैं सबकी वैल्यू कर रहा हूँ तभी मेरा संगठन आगे बढ़ेगा। तो यही है, जीवन में सफल होने के लिए आप पहले अपने माइंड सेट में ये सोच लीजिए कि मुझे करना क्या है और जो करना है उसके लिए मैं कितना तैयार हूँ। चैलेंजेस आएंगे तो उनको कैसे मैं फेस करूंगा, और उस राह में आगे बढ़ते समय मेरे को जो भी मिलेगा, चाहे मेरा परिवार का, मेरा दोस्त, मेरे गुरुजन, मेरे मित्र या अनजान व्यक्ति भी, मैं सबका कृतज्ञ हूँ कि मुझे उस दिशा में आगे बढ़ते समय कोई मेरे लिए बाधा नहीं बना। मैं ये कहूँगा। ओके सर, मूविंग अहेड, एज पर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप क्या मानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए क्या स्किल्स हमें डेवलप करनी चाहिए? स्किल्स हमें ये डेवलप करनी चाहिए, देखिए बिजनेस माइंडसेट के लिए सबसे पहले तो ये है कि मैंने आपको अभी बोला, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, फिर वो मैं बात इन शॉर्ट बताता हूँ कि पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट यू वांट टू सेल। कोई होटल रेस्टोरेंट में अच्छा काम करना चाहता है, कोई अच्छा शेफ हो सकता है, कोई अच्छा आपका आर्टिस्ट हो सकता है, कोई अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है, कोई अच्छा इनोवेटिव आइडिया ला सकता है। आप क्या लाना चाहते हो, पहले तो मार्केट में हमें ये क्लियर करना है। व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, व्हाट विल बी योर सर्विस, जिससे आप मार्केट में बेचना चाहते हो। उसकी फिर सेलिब्रिटी कि वो कितना बिक सकता है, उसका पोटेंशियल कस्टमर कहाँ मिलेगा, मार्केट में वैसे कॉम्पिटिटर कौन है, अगर जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उस फील्ड में मुझसे पहले मेरी एरिया में कितने लोग और हैं जिनके साथ मुझे कॉम्पीट करना है, या आई एम द फर्स्ट मूवर, ये भी देखने वाली बात होती है। जैसे क्या मैं इस एरिया का फर्स्ट मूवर हूँ, और दूसरा ये जो बिजनेस मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ इस एरिया में कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, और अगर चल निकला काम आगे आपका बढ़ने लगा तो उसको लेकर के मैं कंफर्टेबल जोन में तो नहीं आ गया हूँ, ये भी देखना है, क्योंकि आपको डे एंड नाइट इनोवेट करना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि नोकिया कहाँ है, जबकि एक समय वो सेल फोन की मार्केट में लीडर था। कैसेट इंडस्ट्री जो हमारी कैसेट चलती थी वो कहाँ चले गए, सीडी प्लेयर का जमाना चला गया, सब चला गया। तो इनोवेशन इज द नीड ऑफ द आवर, इनोवेशन हमें करते रहनी है। दूसरा मैं कहूँगा कि एक प्रोटोकॉल ये है बिजनेस का कि आपका आइडिया भी क्लियर हो, आपके पास एक अच्छी सी टीम हो, और आपके पास फाइनेंशियल कैलकुलेशन अच्छी हो। आप जिस प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, सर्विस बेचना चाह रहे हैं, क्या वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव है? क्योंकि आपका सेलर जो पर्सपेक्टिव से तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन बायर पर्सपेक्टिव से भी सोचिए क्या मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये चीज जरूरी है। अगर आपको ये सब चीजें क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी बिजनेस में अपना हाथ आजमाएंगे। हाँ, आपका पैशन होना चाहिए। शुरुआती दिनों में मैं ये कहूंगा चैलेंजेस जरूर आएंगे, एकदम से रिजल्ट नहीं आता। कहते हैं ना, एक छोटा सी मैं एक बात कहूंगा कि कहते हैं कि एक्सपीरियंस्ड पीपल do not make the mistakes. Experienced people do not make the mistakes. But without making the mistakes, a person cannot get the experience. Of course, बहुत बड़ी बात है सर ये। Experience के लिए mistake करना जरूरी है, गलतियों से ही आदमी सीखते हैं। यस, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि गलतियां करो। हमारे टीचर्स भी हमें बोलते तुम गलत ही सही इंग्लिश बोलो। बचपन से बोलते आ रहे, तब जाके तो हमें पता चलता है कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, सामने वाला करेक्ट करेगा और फिर हम उस करेक्शन को अप्लाई करके अगली बार रिवाइज्ड वर्जन को बोलेंगे, तो तब जाके एक रिजल्ट आएगा उसका। तो बिल्कुल सर, मतलब आपने बहुत ही इफेक्टिव वे में इसका आंसर किया है। आई मीन बहुत इम्प्रेसिव था ये। मूविंग अहेड सर, हमने ये भी सुना है कि आप लिखते हैं, आपकी एक पोएम कलेक्शन भी है। हाँ। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इसका शौक कहाँ से आया लिखने का, एंड सेकेंडली अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए आपका कोई फेवरेट पोएम अगर बोलना चाहें तो। बिल्कुल मैम, इसका भी एक जो मेरा उत्तर होगा वो थोड़ा सा इस तरीके से है कि मेरी लाइफ जो रही है ना, जिंदगी के मैं अपने हर पन्ने को जब पलटता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का हर दूसरा साल चैलेंजिंग रहा है। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मेरा एक ट्यूमर का केस था जिसके कारण मेरा ऑपरेशन हुआ था। जब मैं क्लास 10th में आया था तो ये मेरी स्थिति हो गई थी कि मुझे 10th में आने के बाद मुझे फिट्स पड़ने लगे। मैं जब स्कूल जाता था तो मेरा दूसरे तीसरे पीरियड में बेहोश हो जाता था। मेरे पेरेंट्स को फोन आता था कि अपने बेटे को घर ले जाओ, लड़का बेहोश हो गया स्कूल में। तो जब मेरा पेरेंट्स को चिंता हुई, मुझे डॉक्टर्स के यहाँ ले जाया गया, तो कुछ डॉक्टर्स ने शुरुआत में ये कहा कि लड़का आपका जो है, इसको शायद से इसका ट्यूमर फिर बढ़ रहा है। और मुझे
लाइक फिर दिल्ली के लिए दोबारा रेफर किया गया, दिल्ली में मेरा दोबारा जांच हुई, देहरादून में एमआरआई हुआ, सब कुछ हुआ, मुझे 40 टैबलेट्स पर डे दी जाने लगी। 40 टैबलेट पर डे की मैं खा रहा था और 2-2 नींद की गोलियां खा करके मैं रात में सोता था। तो एक बार मुझे एक दिन को एहसास हुआ, उसके बाद बल्कि मेरा ये कहूंगा कि उस डॉक्टर की दवा से जब मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो सका तो मुझे एक दूसरे ऋषिकेश में एक डॉक्टर थे, उनके पास ले जाया गया। उन्होंने कह दिया कि इसका ट्यूमर नहीं बढ़ रहा, इसको मिर्गी है, एपिलेप्सी है। अब एपिलेप्सी की दवाई मुझे दी जाने लगी। बाद में मुझे पता चला कि जो दवा मैं एपिलेप्सी की खा रहा था उसमें स्टेरॉइड्स था, जिससे मेरे शरीर में कहीं ना कहीं तरीके की दिक्कतें आने लगी, मुझे परेशानी होने लगी, असहज सा महसूस करने लगा। तो एक दिन मुझे लगा, मैंने लाइफ में कुछ पुराने गीतों को, गजलों को सुना, रात में सोते समय अपना कैसेट लगा करके, और कुछ 2-4 पंक्तियां अपने कागज पे लिखी और रात में अपनी सिराने पे लगा कर दबा करके उस कागज को सो गया। अगले दिन मैंने सुबह उठ करके सोचा कि अच्छा तो ये नहीं होता कि मैं सुसाइड कर लेता, क्योंकि अगर मैं जिंदा रह रहा हूं तो मेरे जिंदा रहने से मेरे माँ बाप चैन से नहीं रह पा रहे, उनको कष्ट हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, रोज कभी इस डॉक्टर के ले जाओ, कभी उस डॉक्टर के ले जाओ, ऐसे करके मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है, मुझे खत्म कर लेना चाहिए। ये कह करके मैं घर से भाग गया, लेकिन इतनी हिम्मत थी नहीं। 15-16 साल की उम्र में क्या हिम्मत होती है, शाम तक सारा जोश उतर गया। जेब में 10-20 रुपए लेकर के गया था, उसी से चाय पाए कुछ पकौड़ी खा करके मैं कहीं से किसी दुकान के पास खड़ा हुआ, उदास मिला तो मुझे मेरे घर वाले वापस लेके आ गए और मेरे लिए लिमिटेशन लगा दी कि मैं अब घर से दूर अकेले नहीं जाऊंगा। उसी बीच में मैं कहूंगा कि हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, जिनके बेटे या अंकल के, हम लोग को दोनों जने हमको ट्यूशन पढ़ाते थे जब हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे थे। तो वहां पर एक उनके मकान के ऊपर हमारे एक भैया रहते थे, जिनको हम उस समय भैया कहते थे। समय काल परिस्थिति में कैसे बदलती है आप मेरी बात से सुनेंगे। तो भैया बोला करते थे हम उनको। तो उन्होंने मुझे एक दिन मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते समय एक दिन अपने घर बुला लिया और मेरी गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी। मुझसे कहा कि गोस्वामी जी, आप अमित जी, तब अमित जी बोलते थे, अमित तुम मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा हाँ जी। कहते तुम क्यों उदास रहते हो यार, तुम तो अभी हंसते खेलते अच्छे लगते हो, उदास नहीं रहते। मैंने कहा क्यों भैया, क्या हो गया? तो कहते हैं नहीं, तुम्हारे बारे में सुना, तुम्हारी तो आंखें कमजोर हैं, दिक्कत है, लेकिन तुम, क्योंकि तुम्हें तो मैं पर्सनली जान रहा हूँ, तुम रोज मुझसे बातें करते हो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते समय, तुम, मुझे लगता है तुमने अपनी कला को नहीं पहचाना, अपने हुनर को नहीं पहचाना। मैंने कहा भैया कैसे? उन्होंने कहा एक काम करो, कल से तुम मेरे साथ हर सैटरडे संडे बैठना। मैंने कहा ठीक है जी। मैं उनके साथ बैठने लगा। उन्होंने मुझसे एक दिन बातों बातों में पूछ लिया कि अपने जीवन के बारे में तुम क्या सोचते हो। मैंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ उनको बताया तो उन्होंने कहा यार 16 साल की उम्र में 50 साल के उम्र के तजुर्बे की बातें कर रहे हो, क्यों ना तुम अपनी बातों को कागज में लिखो। लेकिन लिखने से पहले उन्होंने मुझे 2 किताबें निकाल के दी, कहा इनको पढ़ो, एक रामधारी सिंह दिनकर की और एक हरिवंश राय बच्चन जी की। मैंने उन किताबों को पढ़ा और उसके बाद मैंने कुछ अपनी लाइफ में लिखा। और लिखने के बाद मुझे उन भैया ने कहा कि आप इनको, जो आपने लिखा है, अपनी रचना को अपने स्कूल खुलने के बाद मंच पर सुनाना। यदि जो तुमने लिखा है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो सुसाइड के बारे में सोचना नहीं है, आगे बढ़ जाना है, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा मुझे बताना। मैंने अपने लाइफ की पहली पोएट्री लिखी लाइफ की, और उसको जब मैंने स्कूल के मंच पर रिसाइट किया तो मेरे टीचर्स को लगा कि यार ये लड़का कैसे लिख सकता है। मेरे क्लास टीचर थे, उन्होंने मुझे और मोटिवेट किया, मैं लिखता रहा। कई बार मैं डीएवी कॉलेज में बड़े बड़े मंचों पर जाने लगा, वहां पर मैंने कविता पाठ किया। और मेरी मुलाकात उसी दौर में गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी, बहुत बड़े हमारे कवि हुए हैं, आपका रतन सिंह जौनसारी जी, बड़े बड़े ओम प्रकाश आदित्य जी, बड़े बड़े लोगों के साथ, कलाकारों के साथ मंच पे जाने का मौका मिला। उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मेरी जो ये थी लेखनी वो आगे बढ़ती रही, मुझे मोटिवेशन मिलता रहा और मैं मंचों पे जाने लगा। और अचानक से मैं कहूँगा कि एक, कहते हैं ऊपर वाला दिशा दिखाता है। जब मैं कक्षा 12वीं का स्टूडेंट था तो हमारे महामहिम राज्यपाल थे उत्तराखंड के सुदर्शन अग्रवाल जी। उन्होंने मेरी कविता, जो पाठ्य पुस्तिका थी, मेरी कविता की जो पुस्तिका थी, उसका विमोचन किया और उत्तराखंड के मुझे एक बाल कवि के रूप में पहचान मिली। कई दिनों तक अखबार वाले मेरे घर पे मेरा इंटरव्यू लेने आते रहे और मुझसे पूछते रहे, कहते हैं कि अमित जी आपने तो इस उम्र में ऐसा लिख दिया और इतना बड़ा सम्मान मिल गया। और मैं उस किताब की एक प्रति लेकर के अपने उन भैया के पास गया जिनकी मैं बात आपको बता रहा हूँ। समय कैसे बदलता है। भैया ने मुझसे कहा, अमित जी तुम तो 1 साल पहले मरने की बातें कर रहे थे, आज तो अखबार में छाए हो, कितना है ना, देखो मैंने तो तुमको एक दिशा दिखाई और तुमने अपनी मंजिल की ओर अपना कदम बढ़ा लिया। मैंने वो भैया को मजाक मजाक में एक बात बोली, मैंने कहा भैया आपको मैं थैंक यू कहने आया हूँ क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही मैंने किताब लिखी है, लेकिन जाते जाते मैं घर से आपके निकलते निकलते आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा। कहते हैं क्या? मैंने कहा भैया 16 साल की मेरी उम्र है, पता नहीं मेरे मन से आपके लिए दुआ निकल रही है। भैया ने बोला बोलो। मैंने कहा भैया
16 साल के बाद ना आप ना इस राज्य के बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे और हो सकता है आसमान में उड़ने लगो। और 16 साल के बाद मुझे पता चलता है कि वो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, जो आज हमारे प्रेजेंट डे सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी। ओके। हाँ, ये उनकी प्रेरणा रही। मैं अपने लाइफ में उनको भी बहुत अपना प्रेरणा स्रोत मानूंगा, क्योंकि एज अ पर्सन उनने मुझे इनिशियल डेज में गाइड किया। मेरे क्लास टीचर हितेंद्र प्रताप सिंह जी जो केंद्रीय विद्यालय में रहे, इन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि लाइफ में आप आगे बढ़ो, तभी मैं लिख पाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी है बिल्कुल। सच में सर, इसके लिए तो समय तालियां बनती हैं, बिकॉज बिल्कुल। आई मीन सच में एक हाँ। कहता है ना, एक कहानी होती है किसी की, तो वो हमें पता नहीं होती, हम बस उनके उस सक्सेस वाले फेज को देख के बोलते हैं कि वाओ क्या अचीव किया है, बट उसके पीछे के जो स्ट्रगल्स होते हैं जब हम वो सुनते हैं तब लगता है कि आज ये पर्सन अगर ऐसा है तो उसके पीछे उसने उतना झेला भी है, उतने स्ट्रगल्स को ओवरकम किया है, एंड ऑफ कोर्स सुसाइड का थॉट आना दिमाग में इज ऑफ कोर्स उस लेवल का अपने दुख उस टाइम पे झेला होगा, तब जाके वो थॉट आया होगा दिमाग में। एंड नाउ आई मीन मैं यहाँ पे एक बैक स्टेज की एक चीज बोलूंगी, जब मैं इंट्रोड्यूस कर रही थी आपको, आप कह रहे थे मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं अभी स्टार्टअप कर रहा हूँ, है ना, बट सर यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल इन माय आईज, सो ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी आपने एम्पायर बिल्ड किया है, बिकॉज उस थॉट को जीतना ही बहुत बड़ी जीत है सर। ऑफ कोर्स आप लोग का सबका मोटिवेशन मिलता है तभी हम लाइफ में कुछ कर पाते हैं, अकेले तो कुछ भी संभव नहीं है। बट सर वो अंदर से भी आती है ना, अंदर से तो आती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत, क्योंकि सेल्फ मोटिवेट करना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं दुनिया मोटिवेट करते रहती है, बट जो डिप्रेशन में रहता है वो अक्सर डिप्रेस्ड ही रहता है, बट ये कहीं ना कहीं खुद से भी एक कोशिश होती है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ कर दिखाना है, तो ऑफ कोर्स सबका साथ भी होता है, पर खुद का जब इनपुट उस पे आता है ना तो दुगने तरीके से रिजल्ट अच्छा व्यक्ति मिलता है। देखिए हम अच्छा ही ढूंढने चलेंगे ना लाइफ में, तो आपको अच्छी चीजें अपने आप ही टकराएंगी। एक जैसे मैंने अभी आपको एक केस बताया, इन शॉर्ट बताता हूँ, लाइफ में ना कभी कभी जिंदगी में जब परेशानी आए ना, तो उन परेशानियों को जिंदगी जीने का तरीका बदल दीजिए, आप तरीका बदल दीजिए और लाइफ में मुस्कुराइए, कभी शीशे के सामने खड़े हो जाइए। मैं अपने अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा, मेरी लाइफ के हैप्पीनेस का जो राज है ना, वो ये है कि जिंदगी में आपकी कितनी ही समस्याएं आ जाए, जिंदगी में आपकी कितनी ही समस्याएं आ जाए, देखिए अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन ढूंढिए, और सॉल्यूशन नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि लाइफ में जो स्टोरी लिखी गई है ना हमारी, वो प्री डिसाइडेड है, हमको उसी हिसाब से जीना है, अपना अपना रोल प्ले करना है। अब आप अगर जब अपनी किसी दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति हर किसी की लाइफ में मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला मुझे किताब लिखने की प्रेरणा दी एक ऐसे व्यक्ति ने जो आज उत्तराखंड राज्य के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। मैं कहता हूँ, मुझे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि अमित जी आप टेंशन क्यों नहीं लेते, आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं महसूस होती? तो मैं कहता हूँ जिस व्यक्ति को सड़क पार करते समय, मैडम एक ऐसी बात बताऊंगा, जिस व्यक्ति को सड़क पार करते समय भगवान मिल गए हो, और वो भी हल्के फुल्के नहीं, विष्णु भगवान, तो आपको टेंशन कैसी होगी? तो लोग मुझसे कहते हैं यार कैसी बातें कर रहे हो यार, विष्णु भगवान तुम्हें कहाँ मिल गए? तो ये भी एक मेरा छोटा सा किस्सा है। एक बार देहरादून की बात है, मैं देहरादून में एक ऑफिस में गया, वहां से निकला, सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, दिक्कतें आ रही थी, मुझे सड़क पार नहीं हो रही थी। मैंने एक पुलिस वाले व्यक्ति से कहा मेरा हाथ पकड़ के भैया सड़क क्रॉस करा दो। जैसे ही उस व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस कराने के लिए मुझे आगे बढ़ा, तब तक मेरे सामने आके गाड़ी रुकी, गाड़ी का शीशा डाउन हुआ, सामने से एक मैडम बैठी थी, काफी सीनियर एज की लग रही थी। उन्होंने पूछा कि डू यू नो द वे टुवर्ड्स द गवर्नर हाउस? मैंने कहा यस मैम। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा कि आप आगे जाइए, आगे से सहारनपुर चौक से आप टर्न ले लीजिए। उनका डू यू नो द वे, आपको उधर ही जाना है? मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया, गर्मियों के दिन थे, ये बात है लगभग 2016-17 की, और गाड़ी में बैठ गया तो देखा इधर से मैडम है, बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं काफी सीनियर एज के, वो भी लग रहे थे, पर्सनैलिटी वाइज भी काफी लंबे चौड़े थे, और आगे पीछे उनके गाड़ी में कई फॉलोवर थे, प्लस पीछे उनकी दो गाड़ियां उनको एस्कॉर्ट कर रही थी। उनको मैं लेकर के आगे बढ़ने लगा, और आपस में वो बात कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ थे वो जो दो जने, कि अब हमें गवर्नर हाउस जाना है। फिर उन्होंने हमारे स्टेट के गवर्नर साहब का नाम लिया कि वो सोचेंगे कि हम लेट हो गए, अब पता नहीं, अभी ये नहीं पता कि गेस्ट हाउस कहाँ है। इसी बीच में मैंने अपने जेब से फोन निकाला, और उनका जहाँ गेस्ट हाउस में अरेंजमेंट था, फॉर्चुनेटली मैं वहां पे जानता था, मैंने उनके मैनेजर को फोन कर दिया कि सर आपके वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, आप उनके लिए प्लीज खाने का अरेंजमेंट करिए, 10 मिनट में आपके गेस्ट पहुंच रहे हैं। और जब मैंने ये बात बोली तो मेरे कंधे पे बगल में जो बैठे थे व्यक्ति, उनका हाथ आया। उन्होंने कहा गोस्वामी जी, क्योंकि नाम तो पूछ ही चुके थे वो मेरा, तुम तो बड़े शहर के बड़े आदमी मालूम हो रहे हो, तुम तो हमारे लिए 1 मिनट के अंदर गेस्ट हाउस करा रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, वो एक्चुअली मेरे फादर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, तो मुझे उस गेस्ट हाउस का पता है, प्लस मेरे भी जब ट्रेनर्स दिल्ली से या कहीं बाहर से आते हैं उनको वहीं रुकवाता हूँ। ऐसे कह करके हमारी बात आगे बढ़ी, और मैंने उनको उनके वेन्यू पे ड्रॉप किया और मैं निकलने लगा, तो उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड मेरे हाथ में दिया
और कहा कि मैं विष्णु भगवान हूँ, यानी कि उनका नाम विष्णु भगवान था और वो हरियाणा स्टेट के चीफ सेक्रेटरी रहे थे, सीनियर मोस्ट आईएएस रहे थे और हमारे तब के जो हमारे गवर्नर थे उनके बैचमेट थे। और मुझे ये कहा कि कभी आप हरियाणा आओगे आपका स्वागत करेंगे और क्या नाम है अपना नंबर दिया और मेरे टच में हमेशा रहे। तो देखिए एक नाम भले ही होगा लेकिन एक आदमी आपके रास्ते में कहाँ से कहाँ मिल गया। तो कहते हैं कभी कभी अजनबी भी हमारे ना अपने से लगने लगते हैं। सच बात है। लेकिन उसके लिए हमारा स्वभाव क्या है, अपना स्वभाव को अपनी ताकत बना लीजिए, मैं ये कहूँगा। सर आपने अपनी अचीवमेंट्स तो वैसे बता ही दिए, बिकॉज ऑफ कोर्स जो एक इंसान होता है ना वो अपनी छोटी छोटी चीजों को भी जब बड़ा मानता है दैट इज हिज ओन अचीवमेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि छोटी चीजों में भी खुशियां पाना इज एक्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ। तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि सर आपके अकॉर्डिंग आपके लाइफ के मेन अचीवमेंट्स कौन कौन से हैं? मेन अचीवमेंट्स मेरा ये है कि मैं राइट कोर डिसीजन लेना कि लाइफ में एक तो अपनी पॉजिटिविटी, अपनी आप को पहचानना, अपनी पर्सनैलिटी को जानना, और ये मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है मेरी लाइफ में। मैं मान सकता हूँ मेरा पोइट्री लिखने की दिशा में मेरी पोइट्री का बुक रिलीज होना मेरे लिए एक अचीवमेंट है, दिल्ली के श्रीराम कॉलेज में जाना मेरे लिए एक अचीवमेंट है और वहाँ से अच्छे मार्क्स के साथ वहाँ से पास आउट होना, उसके बाद दिल्ली में जैसे शहर में जाकर के दोबारा से एक बड़े इंटरनेशनल लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस को आयोजित कराने में अपना रोल प्ले करना। मैंने दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में आपको बताया था ना जब मैं आईएसटीडी का डिप्लोमा कर रहा था, तो वहां पर मुझे एक कॉन्फ्रेंस नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिला और उसको ऑर्गेनाइज करने का भी मौका मिला, कमेटी का पार्ट बनने का मौका। और उसके बाद मैं कहूँगा विल एंड स्किल क्रिएशन का बनाना, और विल एंड स्किल क्रिएशन जब से बनी है उसके बाद से नए नए लोगों से जब मैं जुड़ रहा हूँ, मिल रहा हूँ और डेली कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो रहा है, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट बना है। लेकिन इन सबके परे मैं एक चीज और मानता हूँ जो सबसे बड़ी मेरे को लाइफ का अचीवमेंट लगा है कि जब मैं कभी अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं टाटा मोटर्स में काम कर रहा था, वो बात अलग है कि कॉर्पोरेट में मैं ज्यादा दिन रुक नहीं पाया, मैं छोड़ के वहां से आ गया। लेकिन एक केस मेरे साथ और है। अब आप कहोगे कि गोस्वामी जी आप तो एक नॉवेल हो, तो मैम मेरे साथ मैम केस ऐसा है कि मैं क्लास जब 10th और 12th के बीच में जब मैंने आपको केस शेयर किया था वाकया कि मैं मेडिसिन ले रहा था, तो तब से एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर करते करते मेरा यहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। जब मुझे ये पता चला कि ना तो इसका ट्यूमर बढ़ रहा है ना इसकी एपिलेप्सी बढ़ रही है, लेकिन इसका ब्रेन का न्यूरो सिस्टम कमजोर है, उसके लिए मुझे एक मेडिसिन दी जाने लगी और वो 2004 या 5 से मैं डेली लेता था सुबह शाम। और जब मैं दिल्ली श्रीराम कॉलेज में पढ़ रहा था तब भी लेता था, और जब मैं टाटा मोटर्स में गया तब भी मैं ले रहा था। अब क्या हुआ कि जब मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, एक कमरे में मुझे ले जाया गया, तो मेरे डॉक्टर साहब ने मुझसे बोला कि अमित आप डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से तो हो, ये तो हमें पता है सबको, फिर भी आप फैक्ट्री में आ रहे हो, आपको जॉब मिल रही है, लेकिन तुम्हारे सिम्टम केसेस जो तुमने मुझे बताया उनको देख के लगता है कि तुम कोई एक मेडिसिन लेते हो, इज इट राइट और रॉन्ग, तुम मुझे अपने बैग से वो दवा ला के दिखा सकते हो? मैंने कहा ठीक है सर। जैसे ही मैं अपने बैग की तरफ आगे बढ़ा और दवा निकालने लगा तो डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा अमित दवा को निकालना मत कभी बाहर। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि अगर तुम्हें फैक्ट्री में ये दवा किसी ने खाते देख लिया तो शायद तुम्हारे लिए यहाँ नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या करूँ सर? उन्होंने कहा कि देहरादून जाओ, अपने डॉक्टर से बात करो और डॉक्टर से कहो कि मेरी दवा कब बंद होगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दवा खाते खाते 6 साल हो चुके थे। मैं देहरादून आया, डॉक्टर साहब से पूछा कि सर मेरी दवा कब बंद होगी, तो डॉक्टर साहब ने पलट करके बड़ा अच्छे से जवाब दिया जो उनका पर्सपेक्टिव था। मैं किसी भी डॉक्टर्स को यहाँ पर किसी इस प्लेटफॉर्म पर ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने गलत कहा। उन्होंने कहा ये दवा हमें बंद नहीं हो सकती, टिल डेथ खानी पड़ेगी, चाहो तो आप अपनी नौकरी छोड़ दो। जैसे कोई भी लाइफ लॉन्ग कोई ड्रग्स आपको दे दी जाते हैं तो उसी तरीके से आपको दवा लेनी पड़ेगी। मैं पन्नागर पहुंचा तो पन्नागर में मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अमित क्या हुआ? मैंने कहा सर मुझे रोना आ रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, घुटन सी हो रही है। कह रहे क्यों? मैंने कहा सर डॉक्टर कहता है कि नौकरी छोड़ दो, आप कहते हो दवा छोड़ दो, मैं क्या छोड़ूं? नौकरी छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं दुनिया समाज में क्या जाके बोलूंगा कि टाटा में कंपनी में नौकरी लगा और 4 दिन में निकाल दिया गया, लोग तो मेरी ये इमेज बना लेंगे ना। तो डॉक्टर साहब ने मुझे पता नहीं ये क्या कहूंगा, एक मिरेकल कहूंगा कि 20-21 दिन अपने साथ बैठाया, मेरे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करी, मुझे मेरी लाइफ के गोल्स की तरफ आगे बढ़ने की दिशा दिखाई और मुझे ये कहा कि दवा खाओ भी और नहीं भी खाओ। मैंने उनके गेम एक्सरसाइज पे का पार्ट बना। मैंने कभी दवा खाई, कभी छोड़ी, अपने जीने के आयामों को बदला, अपने उठने बैठने के तरीके को, अपने रहन सहन के तरीके को और माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करी। और ये कहिए कि 2011 में मैंने सिर्फ 18 दिन दवा खाई होगी जब मैं टाटा मोटर्स में गया था, 18 या 20 दिन। और जब मैं छोड़ कर जॉब आ रहा था तो 1.25 साल की दवा मेरे ड्रॉवर के अंदर, अलमारी के अंदर छिपी हुई मिली। और जब मैं छोड़ करके देहरादून आया हूँ और 2012 से लेकर के 2025 आ गया है, आई एम ऑन नो मेडिसिन।
मैं कोई दवा नहीं खा रहा हूँ, Okay. और मुझे ना तो फिट्स आते हैं, अब की डेट में सब कंट्रोल्ड है। तो मैंने एक दिन उन डॉक्टर से पूछा, एक दिन फोन करके कई साल बाद, कि डॉक्टर साहब आपने मेरी दवा कैसे बंद कराई? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अमित, मैं एक आर्मी का डॉक्टर रह चुका हूँ, और आर्मी में हमारे इस टेक्निक को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। आपको प्लेसिबो इफेक्ट से, यानी आपके माइंड को हमने ऐसा ट्रेन कर दिया है कि आपका शरीर को लगता है कि वो दवा लेता है। आपकी सेट हैबिट्स हो गई, सेट रूटीन हो गया, आप बिना दवा के भी अपना काम कर पा रहे हो। तो आपके अंदर का मोटिवेशन इतना ज्यादा जागृत हो गया है कि आपको शायद अब दवाओं की जरूरत ना लगे। तो ये मेरी लाइफ का एक Now अलग I पहलू है। understand why the creation is will and skill बिल्कुल, creation, because ये है। आपने सच में जिया है उस बिल्कुल। चीज को। तो यही है जिंदगी का, आनंद लीजिए। छोटी सी तो लाइफ है, देखिए बदल हम कुछ नहीं सकते, इंटरेस्टिंग रहनी चाहिए लाइफ। बिल्कुल सर, Interesting और रहनी चाहिए। ये बात आई एग्री विद यू टोटली कि जब हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग होता है ना, तब हम हर चीज को पार कर सकते हैं, हर चुनौती को पार सकते हैं। सो एक्चुअली सर, हमारे इंटरव्यू में एक सेगमेंट है जी। फास्ट ट्रैक जवाब, जी। जैसे आपने रैपिड फायर क्वेश्चंस सुने होंगे, जी जी तो उसी तरह इसमें भी क्वेश्चंस होंगे जी। एंड यू हैव टू आंसर इमीडिएटली। सर ये तो बड़ा चैलेंजिंग हो गया, लेकिन नहीं, 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 बिल्कुल simple आप इंडिया चाहिए, question, बिल्कुल simple question. बिल्कुल। सर, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विल और स्किल, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? विल, स्किल आ जाता है। एक्सप्लेन। जैसे आपके अंदर की पहले इच्छा शक्ति तो हो, इच्छा शक्ति हो, स्किल आप Automatic सीख जाओगे। ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ओके, अगर आपको खुद को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो? मुझे अगर अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो मैं ये बोलूंगा, पैशनेट। पैशनेट। ओके, सिंस यू राइट, आप लिखते भी हो, जी। तो अगर आपके लाइफ जर्नी पे एक बुक लिखी जाए तो उसकी टाइटल क्या होगी? उसकी टाइटल होगी आपका जिंदगी का एक नजरिया, जिंदगी का एक नजरिया, मेरी नजर से। ओके। हाँ, जिंदगी का एक नजरिया मेरी नजर से। ओके, अगर आप 20 ईयर ओल्ड बन जाओ, अगर समझो अभी की आपकी एज जी है, जी हाँ एंड आपको रास्ते में चलते हो अपने 20 ईयर के आप हो, हाँ और आपको दिख जाए वो, हाँ। तो अगर आपको उसको कोई एडवाइस देनी है उसको अभी के एक्सपीरियंस में, जी जी जी। उसको कोई एडवाइस देनी है पीछे जाके, तो क्या अच्छा। देंगे? उसको जो अगर मुझे कोई एडवाइस देनी है तो मैं उसको यही एडवाइस दूंगा कि देखो ऐसा है कि लाइफ में, क्योंकि मेरे 20 साल के अंदर बहुत सारे डिसीजन ऐसे भी हैं जो मैं प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलूंगा गलत हुए हैं। सारे डिसीजन, क्यों देखिए ऐसा है कि हैप्पी साइड ऑफ द स्टोरी तो ये इंटरव्यू में आ रहा है, लेकिन सैड साइड ऑफ द स्टोरी पे बहुत कुछ होता है। तो सैड साइड ऑफ द स्टोरी अब क्या है उसको तो हम कभी मिलेंगे तो बताएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अपने डिसीजन मेकिंग पे हमेशा ना डबल थॉट करो। मेरा ये जरूरी मानना है कि देखिए आप लाइफ में सही करो या गलत करो। आप देखिए कोई इंसान अगर कोई गलती भी करता है, कोई इंसान कोई चीटिंग भी करता है, कोई आदमी बुरा भी बनता है ना, उसका भी अंदर का जो इनर कॉन्शियस है वो एक बार जरूर कहता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है या सही है। अंदर की आवाज, कई बार हम उस आवाज को दबा देते हैं। तो मुझसे लगता है कि लाइफ में मैंने भी बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए हैं, उसका ग्लैमर साइड देख करके कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। तो कभी भी मैं कहूंगा कि लाइफ में किसी प्रेशर में ना आकर के, किसी के दबाव में ना आकर के आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। एवरीवन इज अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। दुनिया में हर व्यक्ति, चाहे देखिए मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे दोस्त हैं, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरी वाइफ, हस्बैंड, जो भी हम लोग हो जाएं, मेरे बच्चे हो जाएं, चाहे कुछ हो जाए, समाज हो जाए, लेकिन स्टिल आफ्टर दैट वी ऑल आर एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो हमें अपनी आइडेंटिटी से तो एक बार बात करनी चाहिए। हम पड़ोसियों से, दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप से बात करते हैं? वो जरूरी है। आप उस चीज को कभी करेंगे एहसास, तो कई बार क्या होता है, आपने जो डिसीजन लिया होगा वो आपको ये कहेगा कि नहीं आप सही दिशा में हो, आगे बढ़ जाओ। तो आपको अंदर की फीलिंग आएगी, आप और अच्छा करोगे। कई बार ऐसा होगा कि आपने किसी प्रेशर में डिसीजन ले रहे होगे, तो वो आपके अंदर की आवाज आएगी, एक बार सोच लो यार, शायद गलत हो सकता है। तो वहां पर आपके पास चांस है अपने आप को बदलने, सोचना चाहिए। तो मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि कभी भी डिसीजन दो बार सोच के। बिल्कुल। सर, अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या चूज करोगे? क्या सुपर पावर नाम की तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। फैसिनेटिंग है, इसीलिए तो हमारा दिमाग तो बहुत चीजें सोचता है। सुपर पावर जैसे किस तरीके की आप कहेंगे? कुछ भी हो सकता है सर, जो हम सोचते हैं ना, जैसे हमारा दिमाग जो है बहुत सोचता है ना। कभी हमें लगता है कि यार, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत देहरादून आई हूँ कर्नाटका से, तो मुझे ऐसा लगता है एक दरवाजा ऐसा हो कि मैं खोल दूं और सीधे कर्नाटका पहुंच जाऊं। अच्छा, इस तरह की ऐसी फैसिनेटिंग कोई अगर थॉट हो आपके दिमाग में? अगर ऐसा कुछ फैसिनेटिंग थॉट मेरी लाइफ में हो तो मैं अपनी जिंदगी को फिर शुरुआत से जीना चाहूंगा, शुरू से फिर जीना चाहूंगा, रिकैप करना चाहूंगा अपनी कैसेट का। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, अगर हम सुपर पावर्स की बात करते हैं, देखिए ऐसा है कि
ये एक इल्यूजन जो होता है ना, ये कुछ समय तक तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ना फिर ये एक डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है। क्योंकि देखिए, एक हमारे यहाँ एक कहावत है, कहते हैं कि जब हमने मानव रूप में जन्म लिया है ना, तो सुपर पावर नाम की कोई ऐसी चीज हो नहीं हो सकती। नहीं सकती, बिल्कुल। एक्चुअली जो भी है सब कुछ इनोवेशन है। That's ये आपका सुपर पावर, अब हम सोचे कि एक ऐसा रास्ता हो कि जब मैं खोलूं और मैं कर्नाटक पहुंच जाऊं, ऐसा सोचते हैं, एक ऐसा जरिया हो जिसके रास्ते में कर्नाटक पहुंच पहुंच जाऊं, जाओ। तो फिर एरोप्लेन का आविष्कार होता है। Of course, अगर मैं yes. ऐसी कोई चीज छूं और मेरे छूने से वो सोना बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस में हाथ डालूं जिस एरिया में हाथ डालने के बाद मुझे सोना ही सोना मिले, तो वो हो yes, सकता है। तो हाँ, वही है कि आपको हमें सुपर और नेचुरल पावर और एक जो कहा जाए इनोवेशन को, दोनों को yes, साथ लेकर के चलना है। combine क्योंकि करना है। देखिए, जब कहते हैं कि भगवान राम ने भी धरती पे जन्म लिया, तो उनको भी यहाँ के सुख और दुख को जी, और यहाँ की पीड़ाओं को, दर्द को झेलना पड़ा, yes, तभी वो राम बने। हम्म, अगर भगत सिंह ने जन्म लिया धरती पर, तो उनको भी, आप देखिए आर्मी का एक सोल्जर है, जाकर के बॉर्डर में जब लड़ाई लड़ता है, जवान शहीद होता है, तो उसको भी दर्द सहना पड़ता है। जी, तो इस धरती पे बिना दर्द सहे, बिना कष्ट करे तो कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप से समझने की ताकत है, अपनी शक्तियों को समझे, अपनी ताकत को जाने और कुछ इनोवेट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल तो ये फास्ट ट्रैक जवाब वाला सेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स में अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे थोड़ा और बढ़ाना है, कि हम लोग ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी में अगर उत्तराखंड स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, हम बाहर निकल सकें, अदर स्टेट्स में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस हों, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम सोसाइटी का और किस तरीके से वेलफेयर कर सकते हैं वो देखें। और दूसरा क्या है कि लाइक एक अच्छा समाज जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं, हम जो अपने सपनों में सोचते हैं, उसे मतलब कहा जाए धरती पर उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कितना रोल प्ले कर सकते हैं, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इस चीज को स्थापित करना मेरा एक ड्रीम है। कि हम अगर एक अच्छे समाज की कल्पना करते हैं, एक अच्छा देहरादून बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे करते हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी लगता है कि लाइफ में मोटिवेशन की कमी है, कहीं पर कोई अकेलापन है, मैं उस व्यक्ति के साथ कैसे जोड़ सकता हूँ और कैसे उसकी मदद कर सकता हूँ और बेहतर रूप में। आज तो जितना कर पा रहा हूँ, मेरी भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन और आगे तो चल करके हमारे संगठन के माध्यम से इंडिविजुअल रूप में कैसे किसी के काम आ सकता हूँ, इसको मेरा और बृहद रूप देने का एक सपना है। ओके सर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर Thank योर you, फ्यूचर thank you, प्लान्स, thank बिकॉज you, आप बहुत डेडिकेशन के साथ यहाँ तक पहुँचे सर। ऑफ बिल्कुल, कोर्स बिल्कुल ज़्यादा नहीं, लंबा रास्ता नहीं लग रहा मुझे, आई एम बिल्कुल। श्योर आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक। रास्ता लंबा हो ना हो, लेकिन सफर मजेदार होना चाहिए। यस, सफर बिल्कुल मजेदार सर, है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। वेल एंडिंग में आप पहुंचे हैं सर, तो आप उन सभी लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, शॉर्ट में, जो भी Short आपको में। लगता है कि होना देखिए, मैंने आपको बोला कि पैशनेट रहिए, हैप्पी मोमेंट्स को जिए, लाइफ के आगे बढ़ते रहिए। अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो दो कारण हो सकते हैं, कि या तो मैं गलत जगह पे प्रयास कर रहा हूँ, या ये कह लीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो प्रयास तो अच्छा है, लेकिन उसका तरीका गलत है, उसे बदलने की जरूरत है। तो ये करिए, देखिए सफलता मिलेगी लाइफ में, डेस्टिनी में हमारे जो लिखा है हमें वो तो मिलके रहेगा। हमें पैशनेट रहना है, हैप्पी रहना है, और डिमोटिवेटेड कभी नहीं होना है एट एनी मोमेंट ऑफ लाइफ। पेन कितना ही हो, डिमोटिवेटेड ना होइए, खुश रहिए। लाइफ में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। वाओ सर, आई मीन आपसे बात करके सचमुच में बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज एक चीज तो मैंने आपसे बात करके ये सीखी है कि लाइफ के हर मोमेंट को स्पेशल समझ के ही चलना है, तभी जाके हमें कहानियां मिलेंगी दूसरों को सुनाने के लिए। सही बात है ना, छोटी सी जिंदगी है। यस सर, क्योंकि हम अक्सर ये होता है ना, जब हमसे कोई पूछेगा ना तुम्हारी लाइफ की इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, सोचने लग जाते हैं कि क्या है यार, क्योंकि हम शायद उस मोमेंट को उतना खुल के जीते नहीं है, या प्रेजेंटली उस चीज को फील नहीं करते। तो आई थिंक दिस इज फर्स्टली बहुत नेसेसरी कि हम इस चीज को समझे कि अभी के लिए प्रेजेंट में जीना है, और उसके प्रॉज और कॉन्स पे ध्यान देना है। तो हमारे लिसनर्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे विल पावर जो है, हमने आज बहुत सारे एग्जाम्पल सुने सर के लाइफ में कि विल पावर से हम हर चीज को हासिल कर सकते हैं। तो अगर जरूरत है थोड़ा सा खुद पे पेशेंस रखने की, भरोसा रखने की, और यस ऑफ कोर्स इच्छा शक्ति की। जब तक हम खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, किसी चीज पे डेडिकेशन, हार्डवर्क नहीं देंगे, तब तक हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डेडिकेशन के साथ हर चीज को करिए। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट वन और द अदर डे यू विल अचीव व्हाटएवर यू नीड। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के इस इंटरव्यू को हम फुल स्टॉप देते हैं। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि हमारी जो इंटरव्यूअर है ये भी हाईली मोटिवेटेड लग रही है मैडम, और काफी अच्छा बात करने का तरीका है मैडम। मैं आपके साथ जो इस पिछले आधे एक घंटे से मुझे तो लगता है कि जो जो मुझे बोलना चाहिए था उससे तो ज्यादा ही कह गया हूँ, लेकिन आपकी जो ये मुस्कान है, आपकी जो स्माइल है, आपका बात करने का तरीका है ना, ये भी बहुत इंस्पायरिंग है।
सर ऑफ कोर्स जब सामने कोई ऐसा इंसान होता है जो इतनी प्यारी प्यारी बातें करे तो क्यों नहीं आएगा सर स्माइल। देखिए लाइफ है, अच्छा है। देखिए हम लोग कहते हैं हम लोग एक दूसरे का आईना ही तो है। Yes. आप मुझे देख के खुश हो, मैं आपको देख के खुश हूँ, बिल्कुल। और हमारा समाज हमें देख के खुश है। ऐसे ही इंस्पायरिंग इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरीज को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और आरजे जेनिफर को दीजिए इजाजत। मिलूंगी Thank you. आपसे किसी और नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हल्द्वानी। थैंक यू।